नमस्कार। योग एक वैज्ञानिक विवेचन की कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे योग और आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। देखिए, शुरुआत में हम शुद्धि क्रिया देखे हैं, उसके बाद मुद्रा या छोटी छोटी सुरक्षित योग की शुरुआत, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स से हम आगे बढ़ते हुए अभी हम दिनचर्या। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, सर हम सालों से योग कर रहे हैं लेकिन हमें योग का फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम योग करते हैं, सुबह उठते भी है और योगा करते हैं, या दोपहर को योगा करते हैं, या जब भी हमें समय मिलता हम योग का अभ्यास करते हैं, परंतु हम इतने सालों से योग का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन जो भी योग गुरु है, योगाचार्य है या योग शिक्षक है, जिस तरह से बताते हैं कि योगा करने के बाद आपको इस तरह से फ़ायदा होगा, तो ऐसा कोई भी फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा है। ना ही हमारा बीपी कंट्रोल हो रहा है, ना ही हमारी शुगर कंट्रोल हो रही है, ना हार्ट की मेडिसिन कम हो रही है, ना थायराइड में कोई फ़ायदा है। तो जब हम सालों से योगा कर रहे हैं तो हमारे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है कि हमें योग से फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमारे जो पड़ोसी है, बाजू वाले हैं, मामा काका चाचा नाना हैं, इनको फ़ायदा हो रहा है लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसका जवाब है कि आपकी सही दिनचर्या होना बहुत ज़रूरी है। हम योग तो कर लेते हैं, योग करने के लिए हम 1 घंटा 1.5 घंटे का समय निकाल लेते हैं, लेकिन योग के साथ साथ हमें दिनचर्या भी सही होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अष्टांग योग को अगर देखते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी ये अष्टांग योग है, यानी योग के 8 अंग है। तो तीसरा अंग जो है वो आसन है, लेकिन आसन के पहले भी यम और नियम का पालन करना है। ये जो बताते हैं ये दिनचर्या का पार्ट है। तो दिनचर्या सिर्फ यम नियमों तक भी सीमित नहीं है। दिनचर्या मतलब सुबह से लेके दूसरे दिन सुबह उठने तक की जो हमारी चर्या होती है, परिचर्या होती है, उसे दिनचर्या कहते हैं। मतलब पूरे दिन भर में हमने किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, इन सारी चीज़ों के डिटेल्स जिसमें बताए जाते हैं वो दिनचर्या है। दिनचर्या के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि ऋतुचर्या का उल्लेख जो दिया जाता है, क्योंकि कई बार हम एक ही जैसी दिनचर्या सालों साल रखते हैं, लेकिन जब जब ऋतु में बदल हो जाते हैं तब तब हमें दिनचर्या में भी बदल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऋतु के हिसाब से दिनचर्या होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई लोग सालों से एक ही जैसी दिनचर्या कर रहे हैं, जैसा आज बताया गया है, आज के हिसाब से कोई भी अगर यूट्यूबर्स है, कोई भी फेसबुक लाइव करने वाले हैं, कोई भी योगाचार्य है, कोई भी योग टीचर है, या कोई भी डॉक्टर्स है, आपको बताएगी कि आपकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, तो हम उसको सालों साल फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी जो दिनचर्या है वो ऋतु के हिसाब से बदलनी है। जैसे ऋतु बदलेगा तो हमें हमारी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। जैसे ऋतु संधि का काल आएगा, ऋतु संधि का काल मतलब एक ऋतु के लास्ट के, जो ऋतु खत्म होते हुए के लास्ट वाले 8 दिन और नए ऋतु की शुरुआत के 8 दिन, यानी 15 दिन का जो काल है वो ऋतु संधि काल माना जाता है। ऋतु संधि काल में दोनों ऋतुओं के लक्षण दिखते हैं। तो ये दोनों ऋतुओं के जब लक्षण रहते हैं तो हमारी ऋतु संधि काल की दिनचर्या थोड़ी अलग होनी चाहिए। तो ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमें ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी है, और इन सारी चीज़ों को अगर हम ख्याल में रखते हैं तो ही हम सही तरीके से दिनचर्या का फॉलो कर सकते हैं, दिनचर्या को अपना सकते हैं। और जब अगर हम सही तरीके से दिनचर्या करेंगे तो ही हमें योग से जो लाभ चाहिए वो लाभ मिलेगा। क्योंकि आज की तारीख में कुछ ऋषि मुनियों को छोड़ दिया जाए, कुछ योग गुरु को या कुछ योग आचार्यों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो लोग हैं वो योग को सिर्फ और सिर्फ एक चिकित्सा प्रणाली के दृष्टिकोण से देखते हैं और चिकित्सा के हिसाब से करते हैं। जब भी 40, 45, 50 के बाद डॉक्टर बताते हैं कि अब आपको बीपी हो गया, अब आपको शुगर हो गया, अब आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, अब आप मोटापा के शिकार हो चुके हो, अब आप योग नहीं करोगे, तो आपको भविष्य में दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेनी पड़ सकती है। या जो लोग दिन की 15-15, 16-16 या 40-40 गोलियां खा रहे हैं, वो लोग बोलते कि अब हमने योगा करना चाहिए, मतलब
हम योग हमारी इच्छा से चालू नहीं कर रहे हैं, मजबूरी से चालू कर रहे हैं। हमें बीमारी हुई है, हमें उससे ठीक रहना है, हमें लंबा जीवन जीना है, इसके लिए हमने योग का पर्याय लिया है। ना कि हम ये सोच रहे हैं कि हम जो है एक तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसके लिए योग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप दिमाग से एक चीज़ निकाल लीजिए कि हम बीमार होने के बाद योग करेंगे तो फायदा होगा। नहीं, हमें अगर इन चीज़ों से दूर रहना है, हमें बीपी नहीं होनी चाहिए, शुगर नहीं होनी चाहिए, हार्ट के प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए, ये अगर हमारी मन में चाहत है, हम निरोगी रहे, वात व्याधि की दिक्कत हमें ना हो, बदन में दर्द ना हो, ये अगर हमारे मन में आता है, तो हमें बिल्कुल योग की जो शुरुआत है वो अभी से करनी चाहिए, शुरुआत से करनी चाहिए। अपने बच्चों को आदत लगानी चाहिए योग की, लेकिन उसके भी पहले हमें दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो दिनचर्या, कई बार बोला जाता है दिनचर्या की जो शुरुआत है दिन की शुरुआत से होती है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा दिनचर्या की शुरुआत जो है वो आपके रात को सोने से होती है। क्योंकि कभी भी आप देखोगे तो दिनचर्या के बारे में यही बोला जाता है कि सुबह जल्दी उठो, लेकिन हम तभी सुबह जल्दी उठ सकते हैं जब हम रात को जल्दी सोएंगे। तो रात को जल्दी सोना मतलब कितने बजे सोना? तो देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान को कम से कम 5 से 5.5 घंटे की नींद की जरूरत होती है, और जो बच्चे होते हैं उन्हें 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। तो जहां तक देखा जाए तो हमने कम से कम रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सो जाना चाहिए। रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सोएंगे तो 5 साढ़े 5 6 घंटे की नींद हमारी हो जाएगी और हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठ पाएंगे। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय बोले तो कौन सा समय? तो सुबह 5:30 बजे का समय, सूर्य उदय का समय हमारे यहाँ होता है, और 5:30 बजे के पौन घंटा पहले 45 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। मतलब अगर हमारे यहाँ देखेंगे तो 4:45 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है, और 4:45 बजे का समय अगर ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है तो उसके पहले यानी 4:30 से 4:45 के बीच में आपको उठना है। अब उसके पीछे कारण भी है कि ये जो समय होता है, ये समय होता है अपान वायु का काल होता है, और अपान वायु नेचुरली जो है हमारे शरीर में जो मल है उस मल को नीचे की ओर प्रवृत्त करता है ताकि आपका मल क्लियर हो जाए, और पेट साफ होगा तो आपको कोई बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि पेट से ही ज़्यादातर बीमारियां होती है। तो सुबह आप जल्दी उठेंगे और मल निस्सरण के लिए जाएंगे तो आपका पेट बहुत जल्दी साफ होगा। यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए कुछ चीज़ बताना चाहूँगा जिनका पेट नित्य नियम से साफ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि जैसे हम तो काफ़ी सालों से सुबह उठ रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, लेकिन हमारा पेट साफ होता नहीं, और पेट साफ नहीं होता तो हम योग नहीं कर पाते। तो पेट अगर आपका साफ करना है और सुबह उठने के बाद जल्दी पेट साफ नहीं होता है, तो आप सुबह उठकर 2 ग्लास या 3 ग्लास गुनगुना पानी एकदम से पी लीजिए। गुनगुना पानी पीने की वजह से वो प्रेशर आ जाएगा और पेट साफ होने में मदद हो जाएगी। इसको नित्य नियम बना लीजिए, और नित्य नियम से अगर गुनगुना पानी सुबह उठ के पीते हैं तो आपका पेट साफ होने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। उससे भी ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो रात को सोते समय भी 1 ग्लास गुनगुना पानी पीकर ही सोना चाहिए। तो रात को सोते समय पिया हुआ पानी और सुबह उठ के 2 ग्लास या 3 ग्लास गुनगुना पानी पिएंगे तो नॉर्मली उस जो प्रेशर बनना चाहिए वो प्रेशर बनेगा, और वो प्रेशर बनने के साथ आपका पेट साफ होगा। अब पेट साफ होने के पश्चात आपकी जो भी प्रातः विधि है उसको आपको करना है, मतलब आपको दांत घिसने हैं, जिह्वा निर्लेपन करना है। तो इसके लिए भी कुछ दिनचर्या में उपाय बताए हैं। दंत धावन। अब आयुर्वेद में दंत धावन बताना भी एक
ज़रूरी हो गया। आप सोच सकते हैं कि जिस चीज़ की आदत हम बचपन से लगाए हुए हैं, सुबह उठने के बाद दांत घिसना है, तो उसके ऊपर एक स्पेशल टॉपिक, एक स्पेशल चर्चा आयुर्वेद में करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो मैं आज थोड़े मॉडर्न युग में देखता हूँ, तो आप देखोगे कि आजकल एड्स आती है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, या अगर ज़्यादातर टूथपेस्ट की अगर आप टेस्ट लेके देखो तो मीठा है। लेकिन आयुर्वेद ये बोलता है कि टूथपेस्ट में ना नमक चाहिए, ना टूथपेस्ट मीठा होना चाहिए, क्योंकि हम जो दंत धावन कर रहे हैं वो हमारे मुख में जो रात भर में कुछ कीटाणु की उत्पत्ति होगी, कृमि की उत्पत्ति हुई होगी, उसको मारने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए करते हैं। वहाँ पे अगर आप मीठी चीज़ें दोगे तो मिठास की वजह से उनकी उत्पत्ति बढ़ेगी, वो और बढ़ जाएगी। तो कोई भी मीठे जो पेस्ट है, टूथपेस्ट है, उसका यूज़ ना करें। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आज अगर देखोगे तो ज़्यादातर 99% जो कंपनियां हैं जो पेस्ट बनाती है वो मीठा ही बनाती है, और जो बची है वो जोर जोर से कहाँ से कहीं से भी घुस के आ जाते हैं लोगों के टॉयलेट में और बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो ना नमक की ज़रूरत है, क्योंकि नमक की वजह से दांतों का इनेमल ख़राब होगा, इनेमल में प्रॉब्लम आएगी और आपके दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, मतलब आपके दांतों में दिक्कतें और बढ़ सकती है। तो नमक भी आपके दांतों के लिए अच्छा नहीं, मीठापन भी आपके दांतों के लिए अच्छा नहीं है। दंत धावन करना है तो कड़वा या कसेला होना चाहिए, तभी आपके दंत धावन के लिए फायदा होगा। तो इसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती है, जिसका दंतमंजन आप घर में भी बना सकते हो। अगर आपको दंतमंजन की विधि चाहिए कि किस तरह से आयुर्वेदिक दंतमंजन घर में बनाना है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, तो मैं कमेंट्स में उसकी विधि डाल दूंगा। क्योंकि आज का विषय दिनचर्या है, दंतमंजन नहीं है, तो मैं दंतमंजन के बारे में यहाँ नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको दंतमंजन किस तरह से बनाना है वो चाहिए होगा, तो मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा, आप पूछ सकते हैं। तो दंतमंजन, दूसरी बात, अगर आप गांव में रहते हैं या आपको नींब या करंज का पौधा इजीली अवेलेबल होता है, तो आप इसकी लकड़ियों से भी दंत धावन कर सकते हैं। नींब या करंज की जो लकड़ियां है वो कसेली होती है, और ये कसेली और कड़वी भी होती है। तो इसको कुछ नहीं, थोड़ा सा दांतों में चबाना है, उसके अच्छे सामने के जो पोर्शन है उसका ब्रश जैसे बनाना है और उसके दंत को धावन करना है, दांतों को घिसना है, और उससे दांतों को साफ करना है। बहुत आसान तरीका है जो आयुर्वेद में बताया है। आज अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाके देखोगे तो हमारे यहाँ की एक नींब की लकड़ी जो है वो 20 रुपये 25 रुपये में बेची जा रही है। और दंत धावन के बारे में और एक चीज बताता हूं कि टूथब्रश, एक टूथब्रश कितने दिन तक यूज करना चाहिए, ये भी एक दंत धावन का ही प्रकार है। तो यूज एंड थ्रो, ये जो कल्पना है आयुर्वेद में 5000 साल पहले बताई, क्योंकि एक बार दंत धावन के लिए जो चीज आपने यूज की है उसको फेंक दीजिए, ये आयुर्वेद ने तब बताया है। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आज की कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो हमने घर में जो टूथब्रश लाया है वो कितने दिन तक आप यूज़ करते हैं ये आपको भी पता नहीं रहता, क्योंकि आपने कौन सी तारीख को लाया ना उस पर लिख के रखते हैं, ना आप मेंशन करके रखते हैं कि आपको कब फेंकना है। इसके बारे में भी अलग अलग सोच है, अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग रिसर्च पाए गए। कोई 8 दिन में इसको फेंकने के लिए बोलता है, तो कोई महीने भर में फेंकने के लिए बोलता है, तो कोई 3 महीने में फेंकने के लिए बोलता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो सालों साल ब्रश यूज़ होते हैं। तो ये भी एक दांतों के लिए इन्फेक्शन या आपके शरीर में इन्फेक्शन आने का मार्ग हो सकता है। तो हो सके तो दंत धावन के लिए नींब या करंज की लकड़ियाँ यूज़ कीजिए।
कुछ नहीं, एक लंबी लंबी लकड़ियाँ लेके आ जाइए, उसको एक 6 इंच के इसमें काट दीजिए। और उसके पश्चात आप जैसे ही उसको यूज़ कर लेते हैं तो एक सामने का आधा इंच या 1 इंच का जो पोर्शन है उसको आपने दंत धावन के लिए यूज़ कर दिया, उसके ऊपर से वो काट दीजिए। फिर अगला वाला पोर्शन दूसरे दिन आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसको आपको पानी में डुबो के रख देना है। उस पानी में थोड़ा नमक डालोगे तो कीटाणुओं का उस पर ये नहीं होगा। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि दंत धावन के लिए आप ऐसी चीज़ यूज़ करोगे जिसका आप रोज़ बदलाव कर सकते हैं, रोज़ बदल सकते हैं, और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके पश्चात जिह्वा निर्लेखन। जिह्वा निर्लेखन में भी ये बताया है कि आपको जिह्वा को बहुत अच्छे से साफ करना है। आप उंगलियों से भी साफ कर सकते हैं, या जिह्वा निर्लेखन के लिए आजकल जो भी चीज़ें यूज़ होती है मार्केट में वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल ब्रश के पीछे भी ये आता है, पीछे का पोर्शन जिह्वा निर्लेखन के लिए आता है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिह्वा को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिह्वा के ऊपर अगर मल बैठा हुआ है तो आपको कोई भी खाने का स्वाद महसूस नहीं होगा, भूख की सेंसेशन नहीं आएगी। तो जिह्वा निर्लेखन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके पश्चात आते हैं हम योग के ऊपर। मॉर्निंग में आपको योग करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, सुरक्षित योगाभ्यास की शुरुआत करना है, तो जब भी आप योग करते हैं तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करें। पहले पूरे शरीर का संचालन कर ले, सूक्ष्म व्यायाम कर ले, उसके पश्चात आपकी बॉडी को वार्म अप कर लीजिए, और बॉडी वार्म होने के बाद ही आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा का अभ्यास करें। आज उस पर डिटेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल का टॉपिक जो है आसनों के ऊपर ही है, तो हम कल आसनों के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक सुरक्षित योगाभ्यास भी आपको साथ में करना है। योग होने के पश्चात आपको अंत में शवासन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जैसे बॉडी को वार्म अप किया है वैसे ही रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई लोग जो है वो बॉडी को रिलैक्स नहीं होने देते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी रहती है, कहीं जाना है, कुछ नहीं, जल्दी जल्दी योगा हो गया, क्योंकि योगा को एक काम के रूप में देखते हैं, एक रूटीन वर्क के हिसाब से देखते हैं। तो योगा कर लिया, उसके बाद कुछ खा लेंगे और जल्दी जल्दी में बाहर निकल जाएंगे, तो नहीं। अगर आपने योग किया है तो आपको 15 से 20 मिनट तक शवासन में लेटना है, और उस वक्त आपको अपनी सांसों के ऊपर ख्याल देना है और शांत होना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के बाद फिर 10 से 15 मिनट आप नॉर्मली टहल सकते हैं, या अपने रूटीन काम कर सकते हैं, और उसके पश्चात ही आप कुछ खा सकते हैं। लेकिन अब हमारे देश में चाय कॉमन हो गई है, चाय नहीं लिया तो लोगों को अच्छा फील नहीं होता। तो जहाँ तक हो सके तो देखिए कि चाय का सेवन ना करें। हम योग कर रहे हैं और उसके बाद भी हम चाय ले रहे हैं, 20-25 मिनट बाद भी चाय ले रहे हैं, तो देखिए चाय के पित्त बढ़ाने का कारण होता है, एसिडिटी बढ़ेगी। दिन भर हम बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो रही। योगा भी हमने कई बार इसीलिए शुरुआत की कि हमको एसिडिटी की दिक्कत है, तो एसिडिटी की दिक्कत हमारी कम हो, इसलिए हमने योगा शुरू किया, और हम चाय ले रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके चाय को अवॉइड कीजिए। वैसे भी चाय हमारे कल्चर में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में बोला है कि गाय का दूध पीना चाहिए, तो हो सके तो आप दूध पी सकते हैं, नहीं हो सकता है तो नॉर्मली आप नॉर्मल खाना खाइए, लेकिन चाय को अवॉइड कीजिए। यहाँ पे आप फलों के रस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, जो भी अग्निवर्धक आहार है ऐसा आहार लीजिए। या नाश्ते में आप कटधान्य ले सकते हैं, तो अलग अलग चीज़ें लीजिए, लेकिन चाय को अवॉइड कीजिए। आधे पौन घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं नॉर्मली, पर चाय को अवॉइड कीजिए। उसके पश्चात जो है सुबह आपने उस समय में अगर नाश्ता कर लिया तो दोपहर का भोजन जो है वो आपका 12-1 बजे के आसपास हो जाना चाहिए। और भोजन यहाँ पे आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, आपको जो भी भोजन पसंद है, जितना भी आपको खाना है खा सकते हैं। लेकिन भोजन के बारे में भी आयुर्वेद ने जो नियम बताया है उस नियम को भी अपनाइए। जैसे हमारे शरीर के पेट का जो है एक नॉर्मल जो अपना डाइट होता है, या नॉर्मल पेट का
हमारा एक साइज होता है कि हम इतना खा सकते, 4 रोटी खा सकते, 5 रोटी खा सकते, ये जो हम सोचते हैं या एक हमारी डाइट होती है, तो एक याद रखिए कि सॉलिड आहार जो है वो हमें 2/3 लेना है। यानी हमारे पेट के मान लो 3 हिस्से कर लिए, तो 2 हिस्से उसमें हमें सॉलिड खाना खाना है और एक हिस्सा जो है वो पानी और हवा के लिए छोड़ देना है। तभी हमें उसका डाइजेशन सही तरीके से होगा। नहीं तो हमारे पसंदीदा खाना है तो बहुत भर लिया। एक बात बताता हूँ आपको कि हमारे एक मित्र थे, शादी में चले गए, पसंदीदा खाना दिख गए तो बहुत खा लिया और बाद में चलना भी मुश्किल हो रहा था। तो दूसरे मित्र ने उसको बोला कि भाई अगर खाना ही नहीं हो रहा है आपसे, चलना ही नहीं हो रहा है आपसे, तो आप एक काम करो, मुंह में उंगली डाल के थोड़ा सा उल्टी कर लो। तो वो दोस्त बोलते हैं अगर मुंह में 2 उंगलियां डालने के लिए अगर जगह होती तो मैंने 2 रसगुल्ले और नहीं ठूसे रहते। तो ये हमारी आज की खाने की टेक्निक हो गई है, इस तरह से हम खाना खाते हैं। तो नहीं, हमें खाना उतना खाना है कि पेट में पचने के लिए हवा और पानी के लिए जगह भी रखनी है। इसके पश्चात दोपहर का समय जो मिलता है, खासकर यहाँ मैं हमारे भाइयों के लिए नहीं बोलना चाहूँगा, उन माता और बहनों के लिए बोलना चाहूँगा जो घर में रहती, जो हाउसवाइफ है। घर के सारे काम हो गए, सुबह हम जल्दी उठे थे ये सोचते हैं और दोपहर को सोती है। कई माताएं बहनें तो ये बोलती है सर हम सोते नहीं हैं, हम सिर्फ लेटते हैं। अब आँख लग गई तो लग गई। तो सोना या लेटना दोनों बराबर चीज़ें हैं। तो जहाँ तक हो सके तो दोपहर को मत लेटिए। आप देखिए कई माताओं बहनों के पेट की साइज बढ़ जाती है और आजकल तो कई माताएं बहनें कारण भी बताती है कि सीजर हो गया हमारा, तो सीजर की वजह से पेट बढ़ गया, लेकिन वो अपने दिन का जो सोना है वो नहीं छोड़ती। तो दिन में अगर नहीं सोएंगे तो पेट का आकार नहीं बढ़ेगा। ये समय में अगर आप सोएंगे तो कफ बढ़ेगा, शरीर में आलस्य आएगा और उसकी वजह से अलग अलग बीमारी आएगी। तो प्रयास ये कीजिए कि दिन में नहीं सोना है। अब हम आगे बढ़ते हैं रात के खाने के ऊपर। तो रात का जो खाना है वो आपको जल्दी लेना है। वैसे तो नॉर्मली हमने योग और आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो रात का खाना हमें सूरज डूबने के पहले लेना है। लेकिन आज की जो दिनचर्या है, आज का जो लाइफस्टाइल है, वो उसके हिसाब से भी हम चले तो घर में हम आने के बाद जितने जल्दी हम खाना ले सकते हैं उतने जल्दी, करीबन 7:30-8 बजे तक तो हमारा खाना हो ही जाना चाहिए। अगर 7:30-8 बजे तक हम खाना खा लेते हैं तो हमें 2-2.5 घंटे का समय मिल जाता है उसके पश्चात उसको पचाने के लिए। और खाना आधा पेट खाना चाहिए। जैसे दोपहर का भोजन मैंने बोला कि 2/3 खाना चाहिए, वैसे ही रात का खाना जो आधा खाना चाहिए और हल्का खाना चाहिए। इसमें ज्वारी की जो भाकरी होती है वो सबसे अच्छी होती है, या मिक्स अगर आप खाना चाहते हैं, मिक्स भाकरी खाना चाहते हैं तो उसमें ज्वारी, बाजरी और नाचनी को मिक्स कर लीजिए समान मात्रा में, उसको भी आप ले सकते हैं। या अलग अलग पदार्थ के इसमें धान्य भी मिला सकते हो, सिंगाड़ा मिला सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मिला सकते हो, जिसकी भाकरी बना के आप ले सकते हो। और इसके साथ हरी सब्जी, क्योंकि जहाँ भाकरी आ गई वहाँ हम बेसन के बारे में या झुनका के बारे में सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि ये पचने में भारी होता है। यहाँ पे हमें हरी सब्जियाँ खाना है। हरी सब्जियाँ हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और रात को जल्दी खाना खाएं, आधे पेट खाएं। उसके पश्चात अगर हम 10-10:30 बजे सो रहे हैं और नींद बराबर नहीं आती है, पहली तो बात तो ये है कि रात के खाने के बाद आपको शतपावली करनी है। मतलब कम से कम आपको 15 से 20 मिनट घूमना है। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेट में जो खाना गया है वो आगे बढ़ जाए पचन के लिए। और जब हम सोने जाते हैं तो सोने के पहले 1 गिलास गुनगुना पानी, या अगर कोई भाई बहन बहुत कमज़ोर है, पेट साफ करना भी है और साथ में एनर्जी भी चाहिए, साथ में शरीर का वज़न भी बढ़ना चाहिए चाहते हैं, तो रात को सोते समय 1 गिलास गुनगुना दूध। इस तरह से हमें हमारी दिनचर्या रखना है। और इस तरह से अगर हम हमारी दिनचर्या रखते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। योग की शुरुआत करने के लिए इन सारी चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है, तभी योग का फ़ायदा होगा। जो भाई बहन सोचते हैं कि हम सुबह योगा नहीं कर सकते क्योंकि सुबह उठ नहीं सकते तो शाम को कर लेंगे, तो गलत सोचते हैं। इसके लिए मैं कई अपने पेशेंट्स को उदाहरण देता हूँ
कि आप लोग शादी जो करना चाहते हैं, तो शादी आप उम्र के 20-25 साल में करना चाहते हैं, वही शादी अगर आपकी 70-75 साल में कर देगी तो क्या आपको शादी के लाभ होंगे? तो सेम है, योगा है, जो योगा है हमें सुबह करना है। योगा का फ़ायदा अर्ली मॉर्निंग करने के बाद मिलता है, ना कि हम इवनिंग को करने के बाद मिलेगा। तो प्रयास यही कीजिए कि योग की शुरुआत जो है, या आप बिगिनर्स हो, पुराने हो, योग टीचर हो, जो भी हो, अगर योग करना चाहते हो तो दिन की शुरुआत में कीजिए, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आसनों का टॉपिक लेकर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आपके मन में कोई भी शंका है तो आप मुझे कमेंट्स में डालिए। जैसे आपको बीच में भी मैंने बताया कि दंतमंजन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो देखते रहिए। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो आयुर्वेदाचार्य नीलेश इस नाम से आपको दिखेगा, इस नाम से चैनल है। और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो आयुर्शुद्धा आरोग्यम इस नाम से पेज है। देखते रहिए मेरे यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।